इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान खत्म होने में अब कुछ ही समय बचा है। इसके बाद 23 मई को असल नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे सबसे बड़ा और सटीक एग्जिट पोल। टीवी इतिहास में पहली बार इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे सबसे सटीक और सबसे सॉलिड एग्जिट पोल। इंडिया न्यूज पोल स्टेट के एग्जिट पोल के जरिए 23 मई की तस्वीर क्या कुछ हो सकती है, यह हम आपको थोड़ी देर में साफ करेंगे। देश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन दल नई सरकार बनाएगा और कौन विपक्ष में बैठेगा, किसको दिल्ली की गद्दी मिलेगी, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा और उससे पहले हमने आपके लिए खास तैयारी की है। क्या की है वो हम आपको अपने स्क्रीन के जरिए समझा दें। स्क्रीन के इस हिस्से में अगर हम आपको दिखाएं तो जो अलग अलग गठबंधन है, सबसे पहले एनडीए की बातचीत होगी, इसके बाद यूपीए, यहां पर यूपीए का आंकड़ा हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो अदर्स है, अदर्स के हिस्से कितनी सीट मिल रही है वो सबसे नीचे, यानी स्क्रीन के इस हिस्से में। और स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में हम आपके लिए अलग अलग पार्टियों का प्रोजेक्शन क्या कुछ हो सकता है, असल तस्वीर क्या हो सकती है। हम एक बड़े सैंपल के साथ जनता के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की है, क्या कुछ उनका सोचना है वो हम एग्जिट पोल के जरिए आपके सामने रखेंगे। लेकिन असल नतीजे 23 तारीख को। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे चंद्रबाबू नायडू। लगातार मुलाकातों का दौर, 7वें चरण का दंगल, या यूं कह लीजिए लोकसभा चुनाव 2019 का जो चुनावी दंगल था वो आज खत्म हो रहा है और इसके बाद असल नतीजे 23 तारीख को, उससे पहले एग्जिट पोल। लेकिन इस बीच सियासी हलचल चलती रहेगी और आज सियासी हलचल बड़ी तेज है। चंद्रबाबू नायडू लगातार मिल रहे हैं और फिलहाल यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए। और इससे पहले राहुल गांधी से लगातार उनकी मुलाकातें 2 बार हो चुकी हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। अक्सर आप हाल फिलहाल में अगर चुनावी गतिविधियों को आपने गौर से देखा है, चंद्रबाबू नायडू अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, एक सहमति बनाने की कोशिश या फिर चुनाव के अलग अलग नतीजों के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग दलों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से बदलती परिस्थितियों में क्या कुछ रणनीति हो सकती है। अलग अलग विकल्पों पर बातचीत हो रही है। तो चलिए इस बड़ी खबर से जुड़ी अपडेट हम आपको देंगे, लेकिन एक तस्वीर आपको पश्चिम बंगाल से भी दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आप देखिए, वोट डालने पहुंची हुई है। अब से थोड़ी देर पहले वोट डालने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आज 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उत्तर और कोलकाता दक्षिण, दमदम, बारासात, बसीरहाट, जादवपुर, डायमंड हार्बर, जयनगर और मथुरापुर, यहां पर कुल 111 करीब उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी मैदान में हैं। और आज हिंसा भी हुई है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज आप 7वें चरण का आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोट पड़े हैं। जबरदस्त तरीके से रस्साकशी, चुनावी गहमागहमी और चुनावी गर्मी सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिली है। फिलहाल यह तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की है, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची अपना वोट डालने के लिए। और चलिए फिलहाल हमारे साथ हमारी सहयोगी शालिनी जुड़ चुकी हैं, जो कि बताएंगे किन किन बड़े चेहरों के बीच चुनावी दंगल मचा हुआ है आज के दिन में। ओवर टू शालिनी। बिल्कुल, बेहद खास है आज 7वां और अंतिम चरण का चुनाव। किन लोगों के बीच में टक्कर है, कौन से बड़े चेहरे हैं जो आज चुनावी मैदान में, ये जरूर हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है इसका भी हम जरूर रुख कर लेते हैं और बताते हैं आपको कि अलग अलग जगहों पर कितना प्रतिशत मतदान अभी हुआ है। बड़ी संख्या में लोग घरों के बाहर निकले हैं और वोटिंग को लेकर के लोगों में खासा उत्साह भी हमें दिखाई दिया है। तो कितना फीसदी मतदान हुआ ये भी हम आपको बताएंगे और क्यों है बेहद खास 7वें चरण का चुनाव, कौन से बड़े चेहरे हैं इसके ऊपर भी नजर जरूर रहेगी। और देखिए बात कर लेते हैं कि कहां पर कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है। 11 अप्रैल 91 सीटों के ऊपर मतदान हुआ था। पहले चरण की सबसे पहले हम बात करते हैं और करीब हमने देखा 69% मतदान यहां पर हुआ था। दूसरा चरण 18 अप्रैल को 97 सीटों के ऊपर वोट डाले गए थे और यहां भी तकरीबन 70% के करीब हमने देखा कि वोटिंग हुई, लोग घरों के बाहर निकले और वोट डाले। तो 2 चरणों की स्थिति आपको मैंने बताई। आप दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण का रुख भी कर लेते हैं। 23 अप्रैल वो दिन था जब तीसरे चरण के लिए मतदान हुआ। 115 सीटें, ये जो 7 चरण के चुनाव थे उसमें सबसे ज्यादा सीटों के ऊपर मतदान तीसरे चरण में ही हुआ था। चौथे चरण की भी बात कर लेते हैं। 71 सीटों के ऊपर वोट डाले गए थे और तकरीबन 65% मतदान हमने देखा कि चौथे चरण में दिखाई दिया। लोग घर के बाहर निकले और अपने मताधिकार का
प्रयोग किया। अब चौथे चरण के बाद पांचवें चरण का भी रुख कर लेते हैं। 51 सीटों के ऊपर 6 मई को वोटिंग हुई और 2019 का ये जो इलेक्शन है लगातार हमने देखा किस तरह से वोटिंग परसेंटेज घटता चला गया। हालांकि ये छठे चरण में बढ़ा और 64% मतदान छठे चरण में हुआ। तो पहले से लेकर के पांचवें चरण तक जो हमने देखा था कि वोटिंग परसेंटेज डाउन हुआ था, वो छठे चरण में हमने बढ़ता हुआ देखा। तो ये रुझान 6 चरणों का रहा था। अब आज कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है ये भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। और चलिए अब ये भी बात कर लेते हैं कि कौन से बड़े चेहरे हैं जो आज मैदान में है, कौन किसको टक्कर दे रहा है, किसकी जीत होगी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। बीजेपी से संजय बालियान है और अजीत सिंह है आरजेडी से, इनके सामने तो कड़ा मुकाबला यहां पर दिखाई दे रहा है मुजफ्फरनगर में। अब मुजफ्फरनगर के बाद जो अगली सीट है वो है बागपत, उत्तर प्रदेश की, और बीजेपी से सत्यपाल सिंह है यहां पर और आरएलडी से जयंत चौधरी चुनावी मैदान में है। तो दो दलों के बीच यहां भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बागपत के बाद अगली सीट का भी हम रुख कर लेते हैं। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है यहां पर। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस की डॉली शर्मा चुनावी मैदान में है। इसके अलावा सुरेश बंसल हैं एसपी के और वीके सिंह बीजेपी के यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो वीआईपी सीट ये है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, इसकी भी बात कर लेते हैं। महेश शर्मा सपा ने भी यहां पर अपना उम्मीदवार। अब मथुरा की बात कर लेते हैं। हेमा मालिनी बीजेपी की तरफ से है, कुंवर नरेंद्र सिंह आरएलडी और महेश पाठक यहां पर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हमें दिखाई दे रहा है मथुरा के अंदर। अब मथुरा के बाद जो अगली सीट है उसके ऊपर भी हम नजर डाल लेते हैं। अगली सीट है वाराणसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय कांग्रेस की तरफ से, हालांकि पिछली बार यह हार चुके हैं। शालिनी यादव गठबंधन की यहां पर उम्मीदवार है। तो ये आपको तस्वीर हमने वाराणसी की दिखाई। अब इसके बाद गोरखपुर का रुख कर लेते हैं। अब बीजेपी की तरफ से यहां पर रवि किशन है चुनावी मैदान में और अखिलेश यादव यहां पर चुनावी मैदान में किस तरह का यहां पर समीकरण दिखाई दे रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। और अगली सीट है रामपुर। आजम खान और जया प्रदा इनके बीच में यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। काफी विवादास्पद ये सीट शुरू से रही है, हमने देखा है। लखनऊ की भी बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है और कांग्रेस ने प्रमोद कृष्णम को और पूनम सिन्हा यहां पर सपा बसपा गठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में। रायबरेली की बात कर लेते हैं। सोनिया गांधी शुरू से ही इनका गढ़ रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये रायबरेली की स्थिति है। अमेठी का रुख कर लेते हैं। स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से यहां पर चुनावी मैदान में है और इसके अलावा राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से है। नाम दोनों हमने आपको दिखाई और तस्वीरें में दिखाई, हालांकि थोड़ा इधर उधर नाम जरूर हो गया। मैनपुरी की बात कर लेते हैं। मुलायम सिंह यादव यहां पर एसपी की तरफ से है और प्रेम सिंह शाक्य यहां पर बीजेपी की तरफ से है। तो ये वो बड़े चेहरे हैं जो 7वें चरण में चुनावी मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला आज जनता कर रही है। राकेश एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। शुक्रिया शालिनी। शालिनी ने बताया कि कितना वोटिंग परसेंटेज अभी तक और किन बड़े बड़े चेहरों पर लोकसभा चुनाव 2019 के अंदर दंगल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन भले ही इंदौर से उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि जीत बीजेपी की ही होगी। क्या कुछ उन्होंने कहा? चुनौती आज सच कुछ नहीं है, मगर मेरा ये मानना है प्रजातंत्र में अपोजिशन भी तो होना ही चाहिए। तो इधर उधर थोड़ा सा तो किसी किसी को देना पड़ेगी सीटें, थोड़ी बहुत सीटें देना पड़ेंगी। अच्छा ताई, इंदौर की सीट इस बार इंदौर की चाबी आप किसे थमा रही हैं? डिक्लेयर्ड है। दे चुकी हैं आप? दे चुकी हूँ। तो क्या लग रहा है शंकर भाई किस तरह के कंपटीशन से उभर कर? नहीं, अच्छे से है क्योंकि एक अच्छा वर्कर है, अच्छा कार्यकर्ता है। आप लोग याद करो, मैं 89 में जब चुनाव लड़ी थी तो मैं कॉलेज में तो मैं कोई नेता भी नहीं थी और आज भी नेता नहीं हूँ। तो एक अच्छे कार्यकर्ता को उस समय भी पार्टी ने टिकट दिया था, तो मैंने अच्छे काम करके दिखाए। मेरा आज मन संतुष्ट है। तो उसी प्रकार शंकर ललवानी भी एक अच्छा कार्यकर्ता है, सामाजिक काम भी करता है और पार्टी के भी काम करता है। विभिन्न स्तरों पर वो नेतृत्व कर चुका है, वार्डों से लेके नगर तक, मंडल तक सब काम उसने किए। तो एक अच्छा व्यक्ति को टिकट मिला है। ताई सिर्फ एक सवाल और पूछूंगा, मध्य प्रदेश का इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में आपको क्या लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर कब्जा करने वाली है? नहीं, ऐसे ही जीतेंगे हम, अच्छे तरीके से सब सीटें जीतेंगे। एक हाथ जगह कहीं कुछ होता तो मैंने जैसे कहा अपोजिशन को एक
नमक वाला थोड़ा देना पड़ता, उतना कभी फर्क हो सकता है एक आध, बाकी हम सिर्फ सीटें जीते। एक आखिरी सवाल, बंगाल की स्थिति के ऊपर आपसे मैं कमेंट चाहूंगा कि बंगाल की जो स्थिति चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? ये वास्तविकता है, मुझे वो जो पेपर में पढ़ रही हूँ, टीवी पे देख रही हूँ, बहुत चिंता होती है। एक तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने मन से काम करने का, नियम कानून के दायरे के अंतर्गत। और ममता जी इसको वास्तव में अच्छा समझती है, क्योंकि उन्होंने भी इसी बात का संघर्ष उस समय की जो ज्योति बसु की या बाकी सरकार थी उनके साथ उसने इसीलिए संघर्ष किया था कि प्रजातंत्र में हमारा भी अधिकार है। तो जो नेता ऐसा संघर्ष करके पद पे आए हैं उनसे भी अपेक्षा यही करूं तो गलत नहीं है कि आप भी प्रजातंत्र का सम्मान करो। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सुमित्रा महाजन का साफ तौर के ऊपर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार चुनावों में जीतकर बनेगी, साथ ही इंदौर की सीट पर शंकर लालवानी विजयी होंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर। और चलिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो सटे इलाके हैं वहां पर वोटिंग को लेकर क्या रुझान है, इसको लेकर भी हम आपको अपडेट देते हैं। फिरोजपुर लोकसभा सीट है पंजाब की, जहां पर शिरोमणि अकाली दल की प्रतिष्ठा दांव पर है। सुखबीर सिंह बादल ने यहां पर पूरा जोर लगाया हुआ है। क्या कुछ वहां की स्थिति है उसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी ऐश्वर्य चैन ने। इस रिपोर्ट को देखिए। खड़ा हूं, वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज पहुंचा है और इलेक्शन कमीशन ने इस जगह से कुछ ही दूर पर एक पोलिंग बूथ यहां पर बनाया है। मैं इस समय टिंडीवाला विलेज फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हूं और यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। आज आखिरी दिन है लोकसभा इलेक्शंस का, मतदान का, और पंजाब में 13 की 13 सीटों पर वोट हो रहा है। लेकिन कैमरा पर्सन को अगर मैं कहूं कि वो दिखाए, यहां पर आप ये जो सामने पेड़ देख सकते हैं, इसके उस पार पाकिस्तान है और यहीं पर ही फेंसिंग है और यहां से भारत शुरू होता है। कुछ मीटर्स के दूरी पर इलेक्शन कमीशन ने एक पोलिंग बूथ को बनाया है और यहाँ पर मतदान का प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है। हम शुभकामनाएं कहना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि इतनी दूरी पर जाकर उन्होंने पोलिंग बूथ को बनाया, क्योंकि इस जगह पर ना तो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, ना किसी भी तरीके का हम डेवलपमेंट देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक ये एरिया है, सड़कें नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर पोलिंग बूथ को बनाया है। हमारे साथ बॉर्डर पे टिंडीवाला विलेज के यहाँ पर गांव के कुछ लोग हैं, उनसे मैं जानूंगा कि किस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पर, किस तरीके की आप मुद्दों पर यहाँ पर आज वोट करने आए, क्योंकि बॉर्डर के काफी नजदीक है। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव होता है, मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति होती होगी। किस तरीके की समस्या बताइए। समस्या बहुत है इधर। एक तो फिजिकल स्ट्राइक होता रहता है, हमको इधर से उठा देते हैं, इधर आते हैं तो पीछे हमारा प्रबंध नहीं है रहने के लिए। स्कूल कॉलेज इधर प्रबंध नहीं है, बहुत मुश्किल है इधर। और किस तरीके की दिक्कतें होती हैं आप बताइए यहाँ पर। इधर और बहुत होती है। जमा फिरोजपुर से मेरे साथ 40-45 किलोमीटर जी बार्डर सैनी वाले तो जिते साडा पिंड जीरो लाउना उस कोटरा होते जी। बहुत सानू दिक्कत आदियां ने, पढ़ाई दे विच बच्चों नू दिक्कत आदियां ने। और कुछ लोग यहाँ पर जो यहाँ पर रहते हैं, इस गाँव में रहते हैं, कह रहे हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति होती है, उनको कहा जाता है कि इस गाँव से पीछे चले जाएं और ये गाँव को पूरा खाली करा दिया जाता है। फिर भी आज मतदान के इस फेस्टिवल में यहाँ पर पोलिंग हो रही है और इलेक्शन कमीशन को हम शुभकामनाएं एक बार फिर से देंगे, क्योंकि इतने नजदीक बॉर्डर एरिया पे आराम से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है। तो ऐश्वर्य की इस रिपोर्ट को आपने देखा। फिलहाल 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से हमारे सहयोगी राकेश सिंह जुड़े हैं और साथ ही वाराणसी से, यानी प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी से आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें, कमोबेश सारी सीटें पूर्वांचल की हैं और सबसे ज्यादा नजर वाराणसी और गोरखपुर पर है। सबसे पहले बताइए, पोलिंग परसेंट को लेकर आंकड़ा क्या आपके पास?
देखिए, लगभग 50% से ज्यादा बनारस में पोलिंग हो चुकी है। सुबह से मैं बनारस के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में रहा हूं। सुबह 6 बजे से लगातार रिपोर्टिंग कर रहा हूं। बनारस में मैंने ये समझा कि यहाँ पर विकास के आधार पर लोग वोट कर रहे हैं। विकास का मतलब आप समझ सकते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये देखना है कि आखिर जीत और हार का मार्जिन कितना होता है। विकास हुआ है, जो बनारस के लोग हैं वो ये कह रहे हैं। ये बताइए, आज आपने वोट किया? जी। किस आधार पर वोट किया? भाजपा को वोट दिए हैं। आपने? हाँ, भाजपा को। किस आधार पर? हमने भाजपा विरोधी वोट किया है, गठबंधन को हमने वोट किया है। गठबंधन को वोट दिया हम लोग। गठबंधन अब आया ही नहीं तो कहाँ से दिया जाए, वोट ही नहीं आया। हाँ, ये कुछ लोगों के वोट नहीं आए, लेकिन मैं इस समय चौक पर हूँ, चौक के पास हूँ, जो बनारस का सबसे प्रसिद्ध इसका वो जगह है। और बनारस के लोग यही कह रहे हैं कि ज्यादातर जो वोट है वो विकास के नाम पर उन्होंने दिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं विकास का मतलब क्या है। सबसे दिलचस्प बात ये रही आज पूरे रिपोर्टिंग के दौरान कि जब 2 से 4 का पीरियड था, जिस समय सबसे ज्यादा गर्मी थी, उस समय भी लोगों की भारी तादाद पोलिंग बूथ पर देखने को मिली। मैंने लोगों से पूछा कि आखिर आप इतनी गर्मी में क्यों आए, तब उनका जवाब बनारसी में था। उन्होंने कहा कि भाई, अगर अभी हम नहीं आते तो 5 सालों तक हमें ये सहना पड़ता, यानी जो सरकार आती उसे सहना पड़ता, इसलिए आज की गर्मी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। वाकई ये जागरूकता है आशीष, ये जागरूकता है तो ये वाकई काबिले तारीफ है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि देश के हर नागरिक के मन में, हर वोटर के मन में ये जागरूकता हो तो शायद लोकतंत्र और बेहतर होगा, स्वस्थ होगा। मैं आपके पास आऊंगा लौटकर, लेकिन फिलहाल राकेश सिंह हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। बिहार की 8 सीटों पर राकेश चर्चा हो रही है, पोलिंग परसेंट को लेकर जानकारी क्या, और चूंकि थोड़ी देर बाद हम एग्जिट पोल भी दिखाना शुरू करेंगे, तो आपने क्या लोगों से बातचीत करके लोगों के मूड को क्या समझा? देखिए, यहाँ जहां तक लोगों की बात है, लोगों का ये कहना है कि विकास एक अहम मुद्दा है, राष्ट्रवाद एक अहम मुद्दा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। किन मुद्दों के आधार पर अपने मत का प्रयोग किया? मेरा विकास। आप बताइए मैडम। मेरा भी विकास। तो क्या आपको लगता है कि अभी विकास ही अहम मुद्दा है? बस मेरे लिए विकास, डेवलपमेंट। राकेश, यहाँ पर देख सकते हैं ये पटना विमेंस कॉलेज का बूथ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पटना साहिब के अंतर्गत आता है। और ये बूथ इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसमें 80% से ज्यादा जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर गर्मी का असर, कई मतदान केंद्रों का मैंने दौरा किया, जहां पर वहां पर 40-35% जो है मतदाता अपने मत का प्रयोग किए थे, लेकिन यहाँ अभी तक जो है 80% मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। राकेश, चलिए मैं आपके पास राकेश आता हूं। इस वक्त नरेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बठिंडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, यहां से छिटपुट बवाल की भी खबरें आई हैं, पोलिंग परसेंट को लेकर अपडेट दीजिए, और साथ ही चूंकि बठिंडा पर खासतौर पर नजर भी है, क्या कुछ लोगों का मूड क्या कहता है? क्योंकि थोड़ी देर बाद हम जनता का मूड क्या है ये एग्जिट पोल के जरिए जनता देश के सामने रखेंगे। बिल्कुल राकेश, देखिए अगर हम बठिंडा की बात करें तो अपने आप में काफी ज्यादा हॉट सीट है। एक तरफ जहां हरसिमरत कौर बादल है, सिटिंग एमपी है, अपनी सीट को बचा रही, एक तरह से। तो चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, नरेश के पास हम फिर रुक करेंगे। एक बार फिर से वाराणसी का रुक करेंगे। आशीष, वाराणसी पर तो जो जानकार है, जो पॉलिटिकल पंडित है, वो मानकर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे। फासला कितना रहेगा ये एक अलग बात है, लेकिन वाराणसी के जरिए साधने की कोशिश हुई है पूर्वांचल की सारी सीटों पर। लोगों से जब आपने बातचीत की है तो आने वाली सरकार को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है, ये हम आपके जरिए जानना चाहेंगे। देखिए, पूर्वांचल की आपने बात की, पूर्वांचल की कई सीट्स हैं जो फंस रही हैं। खुद गाजीपुर की सीट यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा चंदौली, जहां से महेंद्र नाथ पांडे हैं, वो सीट भी फंसती हुई नजर आ रही है। तो पिछली बार की तरह स्मूथ नहीं है, ना ही 2014 की तरह मोदी लहर है कि एकदम ये जो पूर्वांचल की सीट है, केवल आजमगढ़ को छोड़कर दूसरी सभी सीटों पर जीत हासिल हो जाएगी। लेकिन आपने कहा कि आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं, ये बताइएगा। जो भी सरकार जीतेगी उससे उम्मीदें क्या है आप? विकास की उम्मीदें हैं। विकास की सरकार से क्या उम्मीदें हैं? विकास की किस आधार पर? विकास के आधार पे। विकास के आधार। आशीष, विकास की बातचीत हो रही, तो जरा इनसे पूछिए, वाराणसी में पिछले कुछ सालों में जो विकास हुआ, क्या उससे संतुष्ट है वाराणसी के लोग?
पिछले 5 सालों में जो बनारस में विकास हुआ है उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, आप? बहुत संतुष्ट है भैया। बेरोजगारी बढ़ा है, संतुष्टि उतनी नहीं है सर। बहुत चेंज हुआ है। रोजगारी कहाँ बढ़ा हुआ है? लोगों को संतुष्ट है 5 सालों के विकास? बहुत अधिक संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट है। पूर्ण, देखिए कुछ लोग तो कह रहे हैं पूर्ण संतुष्ट है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है। ठीक है आशीष, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। राकेश सिंह भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। राकेश, बिहार की जो बड़ी सीटों में पटना साहिब को लेकर खासतौर पर चर्चा हो रही है, दावा आज ये किया जा रहा है कि एनडीए हवा में उड़ जाएगा, कहीं पता नहीं चलेगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने तमाम बड़े दावे किए हैं, हालांकि असल नतीजों की तस्वीर वो 23 तारीख को साफ होगी। लेकिन लड़ाई किस तरीके की जमीनी स्तर पर आप देख पा रहे हैं? देखिए राकेश, बिहार के 8 संसदीय क्षेत्रों में मतदान अभी चल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार के 4 मंत्री जो हैं अभी इस 8 संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है पटना साहिब की, जहां से केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद मैदान में हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कि पटना साहिब से नजदीक है पाटलिपुत्र, जहां से रामकृपाल यादव मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ आरा, जहां से एनर्जी मिनिस्टर श्री आर.के. सिंह वहां से मैदान में हैं। साथ ही साथ बक्सर की बात करें, बक्सर से एमओएस हेल्थ अश्विनी चौबे मैदान में है। तो मोदी सरकार के 4 मंत्री 8 संसदीय क्षेत्र में जो चुनाव चल रहा है वहां से वे एनडीए के उम्मीदवार हैं। ऐसी स्थिति में मुकाबला काफी रोचक है। लेकिन जहां तक पटना साहिब की बात है तो पटना साहिब में बीजेपी का मानना है कि मार्जिन का यहाँ पर लड़ाई है, कोई जीत और हार की उनकी चिंता नहीं है। तो ऐसे दावे प्रतिदावे दोनों तरफ से किया जा रहा है, चाहे बात एनडीए की हो या महागठबंधन की। लेकिन हकीकत यही है कि जो 8 में से 4 सीटों में कांटे की लड़ाई है। 4 सीट पर चलिए राकेश, हमसे जुड़ने के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहिए, क्योंकि 23 तारीख से पहले जिस दिन असल नतीजे आएंगे उससे पहले असल नतीजों की एक तस्वीर हम आपके सामने रखेंगे। और काफी हद तक हमारा यह विश्वास है कि असल नतीजे भी ऐसे ही आएंगे और पूरी तैयारी स्क्रीन पर हमने की है। इस हिस्से में हम आपको एनडीए, यूपीए और अदर्स का क्या कुछ आंकड़ा हो सकता है वो दिखाएंगे और स्क्रीन के निचले हिस्से में अलग अलग पार्टियों का पूरा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। यहां पर एक ब्रेक के लिए बहुत जल्द वापस लौटते हैं।